अच्छा ज़रा सोचिए, हम अमूमन इबादत को बस एक रूहानी फरीज़ा समझते हैं। ऐसा ही है ना? आज के इस जायज़े में हम जिस तहरीर का तज्ज़िया करने जा रहे हैं, वो इस आम सी सोच को बिल्कुल बदल कर रख देती है। ये तहरीर कुर्बानी के समाजी और माशी ढांचे को एक ऐसे ज़ाविये से दिखाती है, जिसे जानकर वाकई हैरत होती है। यानी ये अमल महज एक मजहबी ड्यूटी नहीं है, बल्कि एक ज़बरदस्त, कसीरुल जहती और बहुत बड़ा माशी मुहर्रिक, या यूं कह लें कि एक अजीम इकोनॉमिक कैटलिस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि ये सालाना अमल माशरे के मुख्तलिफ तबकों को माशी तौर पर आपस में कैसे जोड़ता है। इस तहरीर की पूरी बुनियाद एक बहुत ही दिलचस्प और फिक्री सवाल पर रखी गई है, और वो सवाल ये है कि एक खालिस रूहानी हुक्म खरबों रुपए की माशी सरगर्मी कैसे पैदा कर सकता है। बज़ाहिर तो ये सिर्फ इंसान और खुदा के दरमियान का एक ज़ाती मामला लगता है, ठीक है, लेकिन जब हम इस सोर्स मटेरियल की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इस एक अमल के माशी असरात की लहरें इतनी वसी हैं कि सच पूछें तो इसका तसव्वुर भी हैरानकुन है। आइए देखते हैं कि तहरीर इस दावे को कैसे साबित करती है। यहाँ अगर हम तहरीर के इस तज़िये को देखें तो मुसन्निफ ने बड़ी खूबसूरती से अपने दलाइल को दो बिल्कुल वाज़े और अलग हिस्सों में तकसीम किया है। एक तरफ कुर्बानी के उखरवी फ़वाइद या खालिस रूहानी पहलू हैं, और दूसरी तरफ दुनियावी फ़वाइद या इसके माशी और समाजी पहलू हैं। ये तहरीर इस बात पर बहुत जोर देती है कि भले ये अमल सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए किया जाता हो, लेकिन अगर हम खालिस अक्ली और माशी निगाह से इसके दुनियावी फ़वाइद पर गौर करें तो अक्ल दंग रह जाती है। अब देखिए, इस पूरे निज़ाम की जो बुनियाद है ना, तहरीर के मुताबिक वो 100% रूहानी है। यानी कुर्बानी करने वाले का असल मकसद सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करना, उसकी रज़ा हासिल करना और आखिरत के अजीम इनामात पाना है। बस यही वो खालिस नियत और इखरवी फ़वाइद हैं जो इस पूरे अमल की असल ड्राइविंग फोर्स हैं। लोग ये सब दुनियावी माली फ़वाइद समेटने के लिए तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन और यही वो मकाम है जहां ये तहरीर इंतहाई दिलचस्प हो जाती है। इस बेलौस रूहानी अमल का दुनियावी मईशत पर क्या असर पड़ता है, वो वाकई कमाल है। रूहानियत से आगे दुनियावी फ़वाइद का एक ऐसा वसी दायरा है जिसकी बात ये तहरीर बड़े तफसील से करती है। इसका मरकजी दावा ही यह है कि जैसे ही वो रूहानी फैसला किया जाता है ना, तो माशी फ़वाइद का एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी ज़बरदस्त लहर है जो मुआशरे की रगों में खून की तरह दौड़ती है और गरीब तरीन देहाती से शुरू होकर आलमी सनतों तक जा पहुंचती है। तो आइए इस माशी लहर के मुख्तलिफ मराहिल को ज़रा तफसील से समझते हैं। पहली लहर, और ये सबसे अहम भी है, तहरीर वाज़े करती है कि इस अमल के नतीजे में बैक वक्त लाखों जानवर फरोख्त होते हैं और उसका सीधा सीधा नकदी मुनाफा देही खानदानों, बेवाओं और जानवर पालने वाले गरीब अफराद की जेब में जाता है। शहर का सरमाया बगैर किसी मिडिल मैन या रुकावट के सीधा गांव मुंतकिल हो जाता है। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, जानवरों के चारे की मांग में इजाफे से हजारों खानदानों को रोजगार मिलता है और उनके घर का चूल्हा जलता है। ये हमारी मईशत की सबसे निचली मगर मजबूत तरीन सतह है। और इस सब के पीछे काम कर रही है एक बहुत बड़ी अनदेखी सप्लाई चेन। ज़रा गौर करें, जानवर पालने वाले से शुरू होकर चारे की मंडी तक, और फिर वहां से जानवर शहर लाने वाले ट्रांसपोर्टर्स, और आखिर में कसाब। तहरीर हमें ये समझाना चाहती है कि ये सिर्फ एक खरीदार और बेचने वाले का मामला नहीं रहा, बल्कि इस पूरे सफ़र के हर एक कदम पर माशरे के बेशुमार अफराद जुड़े हुए हैं और हर एक को इस माशी पहिए से अपना अपना हिस्सा मिल रहा है। अब जरा दूसरी लहर की तरफ आते हैं। जब ये सरगर्मी शहरों के अंदर पहुंचती है तो एक नई मार्केट जन्म लेती है। तहरीर के मुताबिक जानवर ज़िबा करने वाले लाखों कसाब एक ही सीजन में इतना कमा लेते हैं जितना शायद आम दिनों में मुमकिन ना हो। और बात सिर्फ कसाबों तक रुकी नहीं है। ज़िबा में इस्तेमाल होने वाले आलात, छुरियां और औजार बनाने वालों का कारोबार बिल्कुल चमक उठता है। ये शहरी माइक्रो इकोनॉमीज़ की एक कमाल मिसाल है, जहाँ छोटी सनतें और हुनरमंद अफराद अचानक एक ज़बरदस्त मकामी तिजारत का हिस्सा बन जाते हैं। इसके फ़ौरन बाद समाजी फलाह का वो पहलू आता है जिस पर तहरीर बहुत जोर देती है। होता यह है कि करोड़ों गरीब अफराद को आला मेयार का वो गोश्त मिल जाता है जो आम हालात में उनकी पहुंच से बहुत दूर होता है। और याद रहे, ये गोश्त सिर्फ एक दिन का खाना नहीं होता, बल्कि एक तवील अरसे तक उनके काम आता है। ये ग़िज़ाई किल्लत या फूड इनसिक्योरिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ा रिलीफ ऑपरेशन है, और वो भी किसी हुकूमती फंडिंग के बगैर, जो बिल्कुल खुदकार अंदाज में सरंजाम पाता है। और फिर आती है तीसरी लहर, जिसका दायरा वाकई आलमी है। गोश्त तो मुस्तहिकीन तक पहुंच गया, लेकिन जानवर के बाकी हिस्सों का क्या?
تحریر نشاندہی کرتی ہے کہ ہڈیوں اور چربی سے بھی تجارت کے بے شمار نئے مواقع کھلتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر لاکھوں کھالوں سے چمڑے کی عظیم الشان صنعت یعنی لیدر انڈسٹری پوری طرح ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ اس ایک عمل کی بدولت روزگار کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ وجود میں آتا ہے جس سے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ سارا سال فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سارے عمل کا حساب لگائیں تو مجموعی حجم کتنا بنے گا؟ تحریر میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں وہ واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ ہم یہاں اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کی معاشی گردش کی بات کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، کھربوں روپے کی مالیت کا سرمایہ مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہا ہے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس پیسے کا بہاؤ امیر سے غریب کی طرف ہے۔ یہ اعداد و شمار سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ایک سالانہ ایونٹ عالمی سطح پر کتنی بڑی معاشی ہلچل پیدا کر سکتا ہے۔ اب ہم اس جائزے کے سب سے فکری اور اختتامی حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کل اکثر ایک بہت عام سی بحث سننے کو ملتی ہے، اور اس سورس مٹیریل میں بھی اس جدید اعتراض کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ قربانی پر اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کے بجائے اگر یہی پیسہ نقد صورت میں غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تحریر اس عام فہم اعتراض کا کتنا لاجیکل دفاع کرتی ہے۔ مصنف اس اعتراض کا انتہائی شاندار منطق کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ نقد رقم دینا یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن بھائی اس کی اپنی کچھ حدود ہیں۔ کیا محض چند روپے صدقہ کرنے سے وہ پوری کی پوری سپلائی چین ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا؟ ہرگز نہیں۔ نقد رقم چمڑے کی صنعت، ٹرانسپورٹ اور چارے کے کاروبار سے جڑے ان لاکھوں لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی۔ تحریر بالکل واضح کرتی ہے کہ قربانی کا یہ عمل جس منفرد انداز میں روحانی تکمیل اور کثیر الجہتی معاشی فوائد کو آپس میں جوڑتا ہے، وہ محض کیش بانٹنے کی صورت میں بالکل ناممکن ہے۔ تو اس پوری فکری گفتگو کو سمجھنے کے بعد ایک نہایت گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی اور ایسا سنگل ایونٹ ہے جو کسی بھی حکومت یا مرکزی کنٹرول کے بغیر اتنی بڑی سطح پر اتنی بے ساختہ اور منصفانہ دولت کی تقسیم پیدا کر سکے؟ ایک ایسا نظام جہاں پیسہ خود بخود اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہو اور اتنی ساری صنعتوں کو بے وقت زندگی بخشتا ہو؟ اس تحریر کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو معاشی سرگرمی کا یہ کثیر الجہتی نظام واقعی اپنی مثال آپ ہے۔